परिवर्तनशील पैमाने का नियम। परिवर्तनशील परिवर्तनशील पैमाने का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें हमने आपको ये क्लियर बिल्कुल कर दिया था कि कैसे जो उत्पादन का साधन होते हैं स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं। मीन्स दैट फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर हमने वेरिएबल में आपको ये दिखा दिया था कि श्रम को हम परिवर्तनशील मान लेते हैं और बाकी जो उत्पादन के साधन हैं जैसे पूंजी, भूमि, संगठन, साहस इत्यादि, इन सभी चीजों को हमने स्थिर माना हुआ था। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब हम कुछ साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं तो जो हमारा उत्पादन की जो मात्रा है, वो उसकी 3 स्थितियां हमें प्राप्त थी। एक हो सकता था कि उत्पादन की मात्रा हमें बढ़ता हुआ मिल जाए, एक होता है कि स्थिर मिल जाए, मतलब ना बढ़े ना घटे, एक हमने बताया कि घटता हुआ मिल जाए। तो इसी नाम पे ही हम कहते हैं। हो सकता है कि जैसे श्रम की मात्रा बढ़ाने पर उत्पादन बढ़ जाए तो वृद्धि का नियम, स्थिर हो जाए मतलब कांस्टेंट रहे, ना बढ़े ना घटे तो स्थिर नियम, और घट जाए तो घटता हुआ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमने स्थिति क्या दे रखी थी कि कुछ साधन स्थिर थे और कुछ साधन परिवर्तनशील थे। ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति हमारे सामने केवल अल्पकाल में ही आ सकती है। अल्पकाल मतलब शॉर्ट रन। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, इसलिए परिवर्तनशील पैमाने का जो नियम है वो अल्पकाल से संबंधित है। ठीक है, अब जो हम समय के आधार पे, फिर समय के आधार पे हम करते क्या, हम समय के आधार पे हम जब दीर्घकाल पे जाते हैं, समय के आधार पे जब हम दीर्घकाल में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि दीर्घकाल में उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। दीर्घकाल में उत्पादन का साधन कोई भी उत्पादन का साधन स्थिर नहीं होता, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। उदाहरण के रूप में आप अगर पूंजी को चाहेंगे दीर्घकाल में कि हम पूंजी को बढ़ाना है, जाहिर सी बात है आप बढ़ा सकते हैं। आप चाहे किसी से बैंक से बोरो करेंगे तो आपको मिल जाएगी, 10-15 दिन में आपको इश्यू हो जाएगा, महीने भर में आपको मिल जाएगी। आप कहीं जगह जमीन भूमि आप बढ़ाना चाहते हैं तो भूमि की मात्रा भी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे भूमि को खरीदना, फिर इसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाना, फिर सारी चीजें करना, रजिस्ट्री वगैरह कराना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए आप इसको लॉन्ग टर्म में इसको भी कर सकते हैं। फिर आप संगठन को बढ़ाना चाहें, मतलब नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहें, नया प्लांट वगैरह लगाना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं, वो भी आपके पास अलाउड है, वो भी सारी चीजें आप कर सकते हैं। राइट, और आप श्रम को भी बढ़ाना चाहें तो भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी दीर्घकाल में परिवर्तनशील हो जाती है, कोई भी चीजें स्थिर नहीं होती। ठीक है, तो दीर्घकाल में जब सभी साधन जब परिवर्तनशील होते हैं तो इसी नियम का नाम बदल के हम कर देते हैं पैमाने के प्रतिफल का नियम। पैमाने के प्रतिफल का नियम। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसने केवल वर्ड चेंज किया है, बाकी सब तो वही है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, हमने ये वर्ड लिख दिया, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब वर्ड, एक नया वर्ड केवल जुड़ के आया, वो है स्केल। स्केल वर्ड हम लोग इसलिए यूज करते हैं, जैसे आप पहले आपकी फैक्ट्री इतने बड़े से हिस्से में है सपोज करिए, और यहाँ सभी श्रमिक वगैरह काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको जब लॉन्ग टाइम पे जब आपको सभी को स्क्रीन विजिबल है ना, ओके ओके ओके, तो जब आप लॉन्ग टर्म की जब आप बात करते हैं तो आप, हमने कहा कि लॉन्ग टर्म में आप जो है सारी चीजें बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आप बगल में एक नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहे तो कर सकते हैं, आप
और मशीन वगैरह लेना चाहे और लेबर वगैरह लगाना चाहे तो आप कर सकते हैं, राइट। आप एक और फैक्ट्री लगाना चाहे वो भी लगा सकते हैं, आप और एक मशीन लगाना चाहे वो भी लगा सकते हैं। मतलब यू आर अलाउड टू चेंज ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर। आप सारे प्रोडक्शंस की मात्रा में इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर, जो भी चाहे आप कर सकते हैं। आप हो सकता है कि जो है ये आपकी तीन मशीन, तीनों चीजें थी, आपने तीनों बंद करके केवल एक चला रहे हैं आप, हो सकता है बंद भी कर दे आप। तो इसके वजह से हमारा स्केल चेंज हो जाता है। स्केल चेंज होने का मतलब ये होगा कि हम जब बड़े पैमाने पे कहते हैं ना कि हम बड़े पैमाने पे अपनी फैक्ट्री लगाए हुए हैं, बड़ा पैमाने का मतलब ये होगा कि हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लेवल बढ़ा भी सकते हैं और हो सकता है लेवल आप घटा भी सकते हैं। केवल इसका मतलब यही नहीं होता कि हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा। आप घटाना चाहें तो घटा भी सकते हैं, आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उत्पाद जो पैमाने के प्रतिफल का नियम है, जब हम सभी चीजों की मात्रा जब बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो हमारा जो उत्पादन का पैमाना है ना, उत्पादन का पैमाना वो बदल जाता है। अब उत्पादन का पैमाना का मतलब ये हो गया, या तो हो सकता है बड़ा पैमाना हो या हो सकता है छोटा हो। छोटा हो सकता है बड़ा हो जाए, बड़ा हो सकता है छोटा हो जाए। तो हमारा उत्पादन का पैमाना बदल जाता है। हम पहले 100 यूनिट पे प्रोडक्शन करते थे, अब हो सकता है कि 1000 यूनिट प्रोडक्शन करें, राइट। तो हम हो सकता है पहले एक मार्केट में ले जाकर बेचते थे, अब 10 मार्केट में ले जाकर बेचे। तो हमारे उत्पादन का जो पैमाना है, जो सारी चीजें वो है, वो परिवर्तन, जो स्केल है जो प्रोडक्शन का, वो हमारा चेंज हो जाता है। हम पहले 10 एम्प्लॉय लेके काम करते थे, अब 500 एम्प्लॉय लेके काम कर रहे हैं, 500 लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो हमारे उत्पादन की जो पैमाना है वो बदल गया। इसीलिए हम कहते हैं पैमाने के प्रतिफल का नियम। किसी को कोई सवाल? बेटा कहीं पर भी कोई डाउट्स होगा, केवल अगर ये डिफरेंस समझ जाओगे कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम में हम कुछ साधन को स्थिर मान के कुछ साधन परिवर्तनशील मानते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, उसी तरीके से सेम दीर्घकाल में सभी उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जब आप सभी उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन कर सकते हो, तो उत्पादन में भी परिवर्तन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ भी उत्पादन में तीन तरीके की स्थितियां हो सकती है। हो सकता है उत्पादन बढ़ जाए, मतलब उत्पादन के साधनों की मात्रा बढ़ाने पर। हो सकता है कि स्थिर रहे, हो सकता है कि घट जाए, जिसको हम लोग राशमान कहते हैं। तो इसी तरीके से इसका तीन नाम है ना। बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल का नियम, पहला नाम हो जाएगा बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल का नियम। फिर घटता हुआ, जिसको हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, RTS, ठीक है। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो तीन तरीके की स्थितियां हमारे सामने हो सकती है। बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल का नियम, स्थिर पैमाने का प्रतिफल का नियम, या घटता हुआ पैमाने का प्रतिफल का नियम, राइट। तो यही तीनों स्थितियां हमारे सामने मतलब आ सकती है सारी चीजें। अब सवाल ये उठता है कि जैसे शगुन ने शुरुआत में पूछा था, सर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कैसे इसको मतलब बता सकते हैं, कैसे सारी चीजें कर सकते हैं। उसको लिटिल बिट इसके बारे में कंफ्यूजन थी। तो हम इसको एक नए तरीके से थोड़ा सा हल्का सा चेंज करेंगे। हमने आप लोगों को उसमें थोड़ा रिकैप करा दें। जब उपयोगिता जब पढ़ा रहे थे, जब हम आपको उपयोगिता के बारे में पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था अनधिमान वक्र के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। याद है किसी को? इंडिफरेंस कर्व, किसी को याद है कि नहीं याद है? अरे कोई तो रिप्लाई करो। उनता याद है कि नहीं याद है? इसकी डेफिनेशन क्या थी?
वेरी गुड। मतलब दो जो x1 और x2 जो दो वस्तुएं हैं, इनका कंज्यूम करने पे हमें समान संतुष्टि का स्तर मिलेगा, समान संतुष्टि का स्तर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि I0 पर हमें समान मिलेगा। अगर I0 से हम एक यहां से अगर लाइन खींच दें 1 2 3, तो ये क्या दिखा रहा है आपको जो बीच से लाइन जा रही है? कोई बताएगा? हमें ये पॉइंट जो लाइन जो हमने खींचा ये बता रहा है कि हम जब नंबर 1 से एक संतुष्टि के स्तर जो 1 से 2 पे जब जा रहे हैं या 2 से 3 पे जा रहे हैं, तो हमारा देखोगे कि ये पैमाना जो है बदलता जा रहा है, राइट? मतलब यहाँ पर हम x1 x2 के इस कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम ज्यादा कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम ज्यादा, और उसी तरीके से हमें जो संतुष्टि का स्तर है वो भी बढ़ता हुआ मिल रहा है, बढ़ता जा रहा है हमारा, राइट? तो यहाँ पर हमारा इसको कहते हैं स्केल। स्केल ऐसे ही तो सीधी लाइन होती है, स्केल ऐसे ही तो खींचते हो ना स्केल, तो इसको कहते हैं स्केल, राइट? इसी तरीके से इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं, सेम कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में जब हम यूज करते हैं सममात्रा वक्र को, सममात्रा वक्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोक्वांट कर्व, आइसोक्वांट कर्व। आइसोक्वांट कर्व हमें इसकी परिभाषा ये है, दो या दो से अधिक उत्पादन के साधनों का उपयोग करके समान उत्पादन का, दो या दो से अधिक उत्पादन के साधनों के संयोगों, सही कॉम्बिनेशन को, वहां हमने यूटिलिटी के लिखा था, तो यहाँ उत्पादन के संदर्भ में दो या दो से अधिक साधन हो जाएगा का समान उत्पादन का स्तर प्राप्त करना। अब यहाँ कैसे हो जाएगा? यहाँ भी इसी तरीके से हो जाएगा, एल मतलब लेबर और के मतलब कैपिटल। अब आप लोग देखोगे ये जो आइसोक्वांट कर्व है, सॉरी आईएस, इसको आईएस से कहते हैं, मतलब ये है कि आप इस पे 100 यूनिट आउटपुट मिल रहा है, मतलब एल और के का कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज करो, कोई भी कॉम्बिनेशन, पूंजी और श्रमिक का कोई भी कॉम्बिनेशन आपको यूज करो, आपको 100 यूनिट उत्पादन मिलेगा। आप चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करो, चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करो, चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करो, ये वाला, आपको समान उत्पादन का स्तर मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमने IS1 कर दिया, उसी तरीके से हमने IS2 कर दिया। ठीक है, तो हमने एक बीच से रेखा खींच दी, यहाँ 200 लिख दिया, यहाँ 300 लिख दिया, तो ये जो हिस्सा आपको दिखा रहा है ना, ये भी शो करता है स्केल, ये होता है पैमाने के प्रतिफल का नियम, ये भी स्केल शो करता है, रिटर्न टू स्केल। क्यों? क्योंकि इसमें आप जो है लेबर और कैपिटल की बढ़ी हुई मात्रा पहले से ज्यादा इस्तेमाल करोगे, राइट? तो ये जो बीच में स्केल हमने खींची, इसको कहता है रिटर्न टू स्केल। किसी के ऊपर करेज, और अब हमने उसमें बताया कि
तीन तरीके का नियम हो सकता है। तो ये स्केल भी हमारी जो है तो ये तीन रेखाएं हमारी जो इसमें बनी हुई है, ये हमारी डिपेंड करता है कि हमारा जो रेशियो है वो किस रेशियो में शो हो रहा है। अब दूसरी चीज हमें ये जाननी है कि ये जो लाइन है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल शो कर रहा है या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल शो कर रहा है या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल शो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा जानने के लिए। शगुन, आवाज आ रही है? हेलो। अभी पहले अपने ये समझ लिया कि ये जो लाइन जा रही है ये हमें रिटर्न टू स्केल दिखा रहा है। ये समझ में आ गया बेटे कि जो लाइन जा रही है हमारी ए लाइन 1 2 3, ये हमारा रिटर्न टू स्केल दिखा रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी लाइन हो, चाहे लाइन 1 हो, लाइन 2 हो, लाइन 3 हो, ये हमारे रिटर्न टू स्केल को दिखा रहा है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये जानना है कि हमें इस लाइन से कैसे पता चलेगा कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। बेटे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी? शगुन, आवाज आ रही है? बेटा आपने इसके बारे में तैयार किया था, इसलिए थोड़ा सा आपसे ये आपको थोड़ा क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ये जो लाइन जा रही है इस लाइन से हम पता कर लेते हैं ये रिटर्न टू स्केल का है, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि ये कैसे स्केल इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, राइट। तो ये पता करने के लिए हम करते क्या है, एक सिंपल सा तरीका ये होता है, ये थोड़ा सा लिटिल बिट मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है कि जो ये आइसोकॉइन कर्व हम लोग खींचते हैं, केवल इसको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा रिटर्न टू स्केल इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। जैसे ये लाइन सपोज करिए आपने खींची, ये रिटर्न टू स्केल की लाइन है, ठीक है। आपको पता करना है कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, राइट। अब हमने सबके लाइन पे एक टेंजेंट खींच दिया, ये पॉइंट है। जब सभी पॉइंट के बीच जो गैप है, ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनना ये चीजें, जो सभी लाइन के पॉइंट के बीच में गैप है, जैसे पॉइंट ए बी सी डी, जब इनके बीच ए टू बी दो, अगर लाइन के बीच में जो गैप अगर जो है बराबर है, मतलब इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल दूरी पर हैं, मतलब इन दोनों के बीच में गैप देख लो और इन दोनों के बीच में गैप देख लो, इन दोनों के बीच में गैप देख लो, अगर इक्वल है सब, यह हो सकता है कि दो ही इक्वल हो, तो अगर जहां पर इक्वल आपको दिखाई दे कि इनके बीच के डिस्टेंस इक्वल है, इनके बीच के डिस्टेंस इक्वल है, इनके बीच के डिस्टेंस इक्वल है, तो वो हो जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब स्थिर प्रतिफल का नियम। जब ए बिंदु से बी बिंदु पर, बी बिंदु से सी बिंदु पर, सी बिंदु से डी बिंदु पर, यहाँ के इनके जब जो ये कर्व है आइसोकाइन कर्व 1 2 3 4, इस हर कर्व के बीच की जो दूरी है वो अगर इक्वल हो, सभी कर्व के बीच की अगर दूरी इक्वल हो, तब वो इक्वल मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो जाएगा। अगर दूरी बढ़ रही हो, है ना, अनइक्वल हो, अनइक्वल होगा तो दो तरीके का होगा, या तो हो सकता है कि जैसे दूसरा एग्जांपल हम बना दें, जैसे एक कर्व यहाँ, हाँ एक कर्व जैसे एक कर्व ये है ना, एक कर्व और उससे ऊपर होगा, तो जैसे यहां से यहां तक की दूरी देखो थोड़ा है, और फिर इससे दूरी देखो और ज्यादा हो गया, यहां से यहां तक की दूरी देखो और ज्यादा हो गया। तो ऐसे केस में देखोगे जब आप दूरी मेजर करोगे,
टेंजेंट खींच के, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये बढ़ता हुआ प्रतिफल का नियम, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। कैसा है? इंक्रीजिंग। तीसरा हम एग्जांपल दिखा दें आपको। जब कर्व के बीच की दूरी जब जैसे घट रही हो, जैसे पहला ये है, मान लो पहला यहाँ पे है, फिर दूसरा थोड़ा सा इससे कम पे आ गया, फिर तीसरा और इससे कम पे आ गया, तो ऐसे केस में जब आप लाइन खींचोगे तो आपको आपको देख के पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए कौन सा है। गेस करो, कोई गेस करो, एनीवन? ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। डिक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग बेटा, मतलब घटता हुआ प्रतिफल का नियम। घटता हुआ पैमाने के प्रतिफल का नियम। पैमाने के, यहाँ पर पैमाना, ये लाइन हमारा पैमाना बताएगा, बस ये समझ लीजिए। इस ये जो लाइन है ये समझ लो स्केल है। लाइन जो हमने जो बीच से ओरिजिन से खींची हुई है, ये समझ लो हमारे लिए एक स्केल है। ये स्केल ही हमें देख के बताएगा कि पैमाने का जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या है, कांस्टेंट है। तीनों समझ में आ गया? हम्म। और दूसरा अगर एग्जांपल को दे दें, एक यहाँ पर से एग्जांपल जैसे नंबर पे हम जैसे बना दें, जैसे मान लो 100 था, 200 हो जाएगा, 200 था, 300 हो जाएगा, 300 था, 400 हो जाएगा, राइट? कांस्टेंट वाले में ऐसे बढ़ेगा, 100, 200, 300, 400। इंक्रीजिंग वाले मान लो जैसे यहाँ पर 100 था, 100 से बढ़ के मान लो 250 हो गया, 250 से बढ़ के मान लो 600 हो गया। तो ये जाहिर सी बात है, ये नंबर आपको कैसे दिख रहे हैं? बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? अब दूसरी चीज, डिक्रीजिंग वाले में एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सो अब जैसे ये मान लो पहली बार में 100 बढ़ा, फिर यहाँ पे 180 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 250 हो जाएगा, फिर यहाँ पे मान लो 60, 310 हो गया। अब इसमें देखो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अब जैसे यहाँ से यहाँ तक हम जब हमने मूवमेंट किया तो 100 की इंक्रीज हुई, फिर यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट किया तो भी 100 की इंक्रीज हुई, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट किया तो भी 100 की इंक्रीज हुई। सब में देखो एक इंक्रीज जो है वो क्या है, बराबर इक्वल है। दूसरे वाले में देखो, यहाँ से यहाँ मूवमेंट हुआ तो 150 की इंक्रीज हुई, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हमने किया तो यहाँ 350 की इंक्रीज हो गई। तो देखोगे कि ये इंक्रीज 150 था, वो बढ़ के 350 हो गया। अब यहाँ वाले एग्जाम्पल में देखो, 100 से हम जब इस पे गए तो 80 का इंक्रीज हुआ, 80 यूनिट आउटपुट बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ गए तो 70 यूनिट्स आउटपुट बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ गए तो हमारा 60 यूनिट आउटपुट बढ़ा। अब तीनों देख के ही नंबर मेरे ख्याल से गेस कर लोगे आप लोग कि हमारा किस तरीके से अब इसके कहोगे तो फोटो भी इस पे व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, हमने जो सही तरीके से नहीं बनाया है तो हम सही तरीके से इसको फोटो खींच के भेज देंगे ताकि आप लोग आसानी से देख के समझ जाओगे। कुछ इससे एग्जाम्पल समझ में आ गया भाई? आप लोग अब तो रिप्लाई कर दो यार। तो अब यहाँ पर चीजें मतलब क्लियर समझ में आई कि अभी भी कोई दिक्कत है? शगुन अब क्लियर हुआ? शगुन आवाज आ रही है? अब क्लियर हुआ बेटे? तो और जो हिंदी मीडियम के वो भी देखो, हमने पूरे तरीके से अपने अपने लेवल पे तो समझाने की कोशिश की। अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी तो फिर से आप लोग समझने की कोशिश करना।